नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुप्ता सिस्टर्स में। आज हमारे बीच मौजूद है सभी महिलाओं के लिए जीती जागती प्रेरणा की मिसाल। She is beauty with brain, she is inspiring, and she is a real role model for our society. और क्षेत्र की पहली विधायिका जिन्होंने इतने कम समय में इतनी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली। She has done a fabulous job in the field of politics in very short period of time. She is none other than MLA Dr. Anita Lodhi Raj. Thank you, Yeshi and Priyansha, and I am so grateful to both of you. And this is my pleasure. I am here just because of you, and you are also inspiring as a girl for me. So I am here. Just ask. आपकी कहानी एक ऐसी मिसाल है कि कहते हैं ना, कोई भी सपना देखो तो उसका पीछा कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। पहली बार आपने एक पॉलिटिशियन बनने का सपना कब देखा, और जब पहली बार आपने ये बात अपने परिवार वालों के साथ साझा की तो क्या प्रतिक्रिया थी? यशी, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ये सपना बेसिकली मैंने नहीं देखा। ये सपना मेरे हस्बैंड ने देखा, और इसलिए देखा क्योंकि वो चाहते हैं इनफैक्ट कि महिलाएं आगे बढ़ें। महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं हमारे पार्टी की भी एक मंशा है, जैसे आप बच्चे लोग देख ही रहे हैं कि मोदी जी का मिशन है इतना बड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लेकिन ये 2010 में स्टार्ट हुई थी मेरी ये राजनीति की जो सफ़र है राजनीति का, वो 2010 में शुरू हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने ये थॉट उनको आया कि उस टाइम महिला आरक्षण बिल पर बहुत चर्चा चल रही थी और लोकसभा में वो डिस्कशन में था। तो उसमें उसी टाइम मेरे हस्बैंड को लगा कि यदि महिलाएं यदि इस फील्ड में होंगी, इस राजनीतिक क्षेत्र में यदि होंगी, तभी उनको स्थान मिल पाएगा आगे, या इस आरक्षण का महत्व तभी है जब इस क्षेत्र में महिलाएं होंगी। दूरदर्शिता को रखते हुए उन्होंने मुझे इस फील्ड में आगे किया। तो मेरे परिवार से मुझे कभी हमेशा सपोर्ट मिला, और उनकी वजह से ही मैं, चाहे मेरे मदर फादर और मेरी छोटी सी बेटी है और मेरे हस्बैंड, सभी लोगों का मुझे एक बहुत सकारात्मक सहयोग मिला है, जिससे कि मैं आज ये सफर तय कर रही हूँ। क्या कहानी रही आपकी बचपन से लेकर आज एमएलए बनने की? क्या सफर था और कैसा था? बहुत लोगों ने ये भी कहा होगा शादी हो गई, घर पे ध्यान दो, घर में रहो। इस मामले में मेरी कहानी शादी के बाद थोड़ी सी डिफरेंट रही। वैसे मैं एक नॉर्मल, जैसे आप लोग बेटियां जैसे माता पिता पालते हैं, पोसते हैं बच्चियों को, और एक सपना होता है हर माता पिता का कि उनकी बेटियां अच्छे से एक तो बड़ी पले बढ़े और आगे बढ़े, और अच्छे से जाके ससुराल में भी अपने संस्कारों का और संस्कृति का परिचय और अपने मायके की एक अच्छी छाप अपने ससुराल में छोड़े। वो एक बेसिक थॉट होता है। उसी के तहत हम भी मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अपने परिवार की, और मेरे माँ बाप ने भी बहुत मीडियम फैमिली से मैं आती हूँ, ऐसे कोई बहुत वो नहीं। मेरे फादर प्रोफेसर थे कृषि विश्वविद्यालय में, पंत गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो मेरे फादर, लेकिन हमेशा उनका जो सबसे बड़ा एक मेरे साथ एक जो पॉजिटिव जो उनका एटीट्यूड और उनका कहना चाहिए मेरे लिए बहुत एक उनका, क्योंकि उनको लगता था कहीं एज ए फादर कि भाई मेरी बेटी एक शार्प माइंड बच्चा है ये, तो इसको मुझे अच्छे से मतलब पढ़ाना है बस। और एक उनका जो ड्रीम था कि मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट आई वॉज नॉट गुड इन मैथ्स, तो मैं उसको इतना अच्छे से नहीं कर पाई। इनफैक्ट जो उस टाइम आज तो बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं बीटेक एमटेक के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बट उस टाइम में 88 में इतना कॉलेजेस इस तरह से नहीं थे। एमएनआर होता था और सिर्फ 2500 इंजीनियर्स सेलेक्ट होते थे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हाँ,
तो वो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई इनफेक्ट। तो मैंने BSc एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी, एंड फिर देन आई हैव डन माय MSc इन प्लांट पैथोलॉजी एंड PhD इन प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम एग्रीकल्चरल साइंस। एक नॉर्मल जो पढ़ाई होती है उसमें पढ़ते रहे, एंड बस अच्छी बात ये थी कि आई वॉज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट इन माई एकेडमिक कैरियर। तो उसके बाद जो पढ़ाई लिखाई के बाद फिर शादी होना वो सब होता है, वो हुआ। तो मेरे हस्बैंड मिस्टर नवाब सिंह राजपूत का पूरा नाम है, तो उन्होंने 2099 से मुझे अपने बिजनेस में उन्होंने मुझे, मैंने कभी जॉब नहीं किया। आई एम डॉक्टरेट इन प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चरल साइंस, बट आई हैव नेवर डन जॉब। यस, I have started as a directorship in my own company. Yes, own business. We are making electrical control panels, and I was just look after that administrative part of my company. That is Devco Engineering and Technologies Private Limited. And in 10 years, मैं पूरा कंपनी को टाइम दिया। लीडर का नाम जिनसे आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित रही हो? मैं बीइंग अ लेडी यदि देखूं तो मैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित सुषमा स्वराज जी से, वाक्पटुता, जो वो एक शालीनता की प्रतिमूर्ति है इस राजनीतिक क्षेत्र में, जो महिलाओं को बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। हमें पुरुषों से, हमें अपने आप को सिद्ध करने के लिए पुरुषों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग महिलाएं हैं। क्योंकि हमारा जो भारत है ये पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें हमेशा ये एक भावना रहती है, या कहना चाहिए एक ऐसा संस्कार भी है और एक ऐसी संरचना है जिसमें कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की होती है कि भाई घर का लालन पालन, बच्चों का पालन पोषण और पति का ख्याल रखो, ससुराल है तो सबका ध्यान रखो। ये सब नैतिक जिम्मेदारियों के तहत महिला के ही पक्ष में आया है। बट अभी समाज चेंज हो रहा है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, तो उस दृष्टि से तो बहुत चीजें बदली हैं। लेकिन जिस टाइम की सुषमा स्वराज जी नेता रही हैं, उस समय की जिस परिवेश में उन्होंने संघर्ष किया, तो वो एक ऐसा आज के हिसाब से बहुत ज्यादा संघर्षशील वाला समय था। तो उस दृष्टि से मुझे वो मेरे को अपनी आइडियल लगती हैं, और मैं उन्हें क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा देखा, एक उनकी संजीदगी, उनकी वाक्पटुता, उनकी कार्यशैली, तो वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उन्हें अपना एक आइकॉन मानती हूँ एज ए लीडर। वही मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उनके मैं स्पीचेस वगैरह जो विधानसभा में और जो संसद में जब उन्होंने रखे हैं, तो उसमें वो अपना विषय बहुत बिंदास तरीके से, she has a really great speaking skills. yes, तो वो मुझे दुनिया के लिए इतना मुश्किल क्यों है ये समझ पाना कि हमारी हर पहचान से ऊपर एक पहचान होती है, वो है हमारा इंसान होना। तो मैं एक कहावत है कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है। इस सफर में आपका क्या तजुर्बा रहा है? इस सफर में मैं कहना चाहूँ तो मुझे ऐसी गंदगी से कोई सामना नहीं करना पड़ा, और गंदगी और अच्छाई ये दोनों साथ हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के विलोम है ये गंदगी और अच्छाई। मैंने हमेशा सकारात्मकता को अपना सबसे बड़ा संबल बनाया, और हर काम को करने के लिए मैंने उसका सकारात्मक पहलू देखा। जो उसका नकारात्मक पहलू था उसको मैं हमेशा अपने से दूर रखा, अपने आप को उस नकारात्मक पहलू से भी दूर रखा, और उन जो निगेटिव चीजें हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ नहीं राजनीति बहुत बढ़िया है और आ जाइए करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी में सच में मैं बाय हार्ट की बात कह रही हूँ कि महिलाओं का जो एक सम्मान है वो है, और महिलाओं के सम्मान के साथ साथ महिलाओं का जो यहाँ पर स्थान है, यदि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो हम 325 जो भारतीय जनता पार्टी के MLA जो चुनकर आए थे 2017 में, तो उसमें हम 35 महिलाएं हैं।
महिलाएं हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं। अदरवाइज बाकी सब पार्टी की टोटल 5 महिलाएं हैं। उसमें से भी एक दो ने इस्तीफा वगैरह दे दिया, वो तो एक अलग मैटर है, पॉलिटिकल मैटर है, उसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो नेता है उनमें संस्कार है और वो खुद हमें कहना चाहिए मार्गदर्शन करते हैं और उन गरिमाओं में रहकर काम करते हैं जहाँ पर हम जैसी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और बस यही है कि जो इसमें हम जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो मेरा कहना ये है, चाहे आप बेटियां ही हो, कल को आप राजनीति में आओ, तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आप अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति के दायरे में रहोगे तो कोई आपको नहीं डिस्टर्ब कर पाएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी यदि आप स्वयं अपने आप को संभाले रखेंगे तो। हम सभी जानते हैं कि आप बीजेपी से पहले कांग्रेस का हिस्सा रहे हो, तो क्या वजह थी कांग्रेस को छोड़ने की और बीजेपी ज्वाइन करने की? ये तुमने बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। इसमें कुछ खास वजह नहीं थी, मैं बता देती हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो कल्चर है, जो उसमें एक कल्चर है, उसमें एक कहना चाहिए चाटुकारिता है। उसमें जो आपका जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो काबिलियत है, उसका स्थान नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो ना, आज कांग्रेस क्यों नहीं है कहीं? इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें कभी मैं एक डॉक्टरेट हूँ, मैंने कांग्रेस में भी बहुत मेहनत की थी। महिला कांग्रेस की मैं एक जोन 2 मेरे को मिला था, मैं उसकी अध्यक्ष रही थी। मैंने कम से कम 10 जिलों में संगठन खड़ा किया था महिला कांग्रेस का। लेकिन वहाँ पर जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, क्योंकि ये लोग हमारे देश की जो हकीकत है, हकीकत नहीं सामने नहीं आने देते, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो लोग तो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं ना। उनको क्या जरूरत है? उनको क्या जरूरत है? आज मोदी जी क्यों सक्सेसफुल है? मोदी जी या योगी जी या हम जैसे जो आज हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हमने सच्चाइयों को और जमीनी हकीकतों को जिया है। उन्होंने जमीनी हकीकतों को जिया नहीं है। अब कहीं पे लेबर काम कर रही है तो एक प्लास्टिक का तसला लेके राहुल गांधी जी भी उनके साथ जा रहे हैं, तो ये हकीकत नहीं है। इससे उनको इन चीजों से वो रूबरू परिचित नहीं है। ये सबसे बड़ी वजह है। आज जो आप देख रहे हो कि किसान आंदोलन के नाम पर जो किसान आंदोलन, हो सकता है आपका अगला प्रश्न यही होगा लेकिन क्योंकि मैं उसकी वजह बता रही हूँ आपको कि कल हमारे यहाँ हमने भी अपने, मैं दानपुर ब्लॉक पे मेरी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं दानपुर ब्लॉक पर रहूँ। वहाँ पर हमने कम से कम 600 किसानों को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने जो संबोधन में जो एक हमने वहाँ पे व्यवस्था की, पूरे 800 आई थिंक 826 या 46 पूरे ब्लॉक्स हैं जिस पर ये पूरा एक कार्यक्रम चला था, हमारे पूरे भारतवर्ष में चला था, जो 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की जो राशि है किसान सम्मान निधि उनके अकाउंट में गई है कल। और इससे पहले भी किसान सम्मान निधि की जो व्यवस्था बनाई भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई। और विषय जो था, मैं कहना ये चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी हुई या सपा है, बसपा है, अब बुरा मत मानना और ना ये पार्टी के लोग माने बुरा, क्योंकि जो इसमें इस समय इन लोगों की राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म हो गई है। राजनीतिक जमीन तराशने के लिए ये इन्होंने किसानों को मुद्दा बना दिया है। आज हमारा डिवाई का किसान तो मुझसे फोन करके पूछता है, मैडम क्या परेशानी है, किसान क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है? मैं उनसे पूछती हूँ आप बताओ कोई दिक्कत हो तो। वो कहते हैं हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं मोदी जी के राज में। कुछ भी है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, चाहे फसल बीमा है, कोई भी, पहले यूरिया जो था, यूरिया के लिए किसान दर दर भटकता था, लाइन लगाता था 2014 के टाइम। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद है कि उन्होंने यूरिया, जो नीम कोटेड यूरिया का जो उन्होंने बनाया, और उससे नीम कोटेड यूरिया से जो केमिकल जो इंडस्ट्रीज थी उनको जो जाता था वो रोका, और अब नीम कोटेड यूरिया सिर्फ और सिर्फ किसानों को मिल रहा है। और
किसानों को आज उसके लिए मारकाट नहीं मचानी पड़ रही, वो आराम से उसको ले पा रहे हैं। तो असल में जो और पार्टियां नहीं, उनका जो कार्य करने का तरीका रहा कि सिर्फ वोट बैंक को साधना, कहने का मतलब वो खुद को ओवरशाइन बस वो खुद को करते हैं और खुद के चक्कर में वो जो उनकी जो जमीनी जो उनका कार्य है, जो उन्हें जनता तक पहुंचना है या उन्हें जनता तक जो योजनाएं पहुंचानी है या जनता के लिए जो कार्य करने के लिए वो जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं, वो छोड़कर वो स्वयं अपना ही भरण पोषण और अपने ही पालन पोषण में लग जाते हैं। तो यही कारण है कि आप देखो दोनों बहुत छोटे छोटे थे जब मैंने देखे थे, और आज आप खुद भी मेरे को 10 साल से तो ऑलमोस्ट जानते हो, तो आप खुद बताओ डिबाई में क्या कभी पहले कभी कोई जनप्रतिनिधि इतना आया देखा मैंने, है ना? तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि जिस मकसद से मैं एक राजनीतिक इस क्षेत्र में आई, या जिस कहना चाहिए विजन को लेकर मैं आई कि हाँ सच में यदि हम पढ़े लिखे हैं और मेरी डिबाई मेरी ससुराल है और मेरे हस्बैंड ने बहुत कहना चाहिए क्राइसिस में वो यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत ग्रामीण जीवन अपने आप में एक कठिन जीवन है, और वो भी एक ऐसा परिवार जिसमें वो 7 भाई बहन थे और पिता की सिर्फ किसान हैं, मेरे जो ससुर थे वो किसान थे। तो उस परिवार के बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाना तो बहुत संघर्ष किया। तो मेरे हस्बैंड का जो इसमें एक विजन था या कहना चाहिए उद्देश्य था मुझे राजनीति में, इसके 2 कारण थे। पहला कि मैं महिलाओं को जो आगे मतलब यदि महिला आरक्षण बिल आता है, पूरा कंफर्म हो जाता है, तो महिलाएं जो सक्षम होंगी वही तो आएंगी। तो इसीलिए हमें इस फील्ड में एक दिन में तो आप सक्षम या समर्थ बन नहीं पाएंगे, तो ये धीरे धीरे हमको अनुभव से ही आएगा। तो ये इसीलिए दूसरा था कि हम यदि आज इस स्थान पर पहुंचे हैं या मेरे हस्बैंड ने अपना इंडस्ट्रीज लगाई, तो उनका एक विजन ये था कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपने उस क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए कुछ हम करें, जिससे हम ये नहीं कि कायाकल्प कर देंगे, लेकिन एक हम इस सागर में बूंद भी डालेंगे तो कुछ तो उसमें बढ़ोतरी होगी। हाँ, तो इसीलिए एक उसी विजन को रखते हुए उन्होंने इस फील्ड में मुझे लाए और हमेशा एक संबल की तरह मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं यहाँ पर आप दोनों बहनों के बीच में बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने एक अच्छा डिबाई में इस तरह से एक नया आयाम देना डिबाई को, ये मुझे बहुत बाई पार्ट मैं इसके लिए प्राउड भी फील कर रही हूँ आप दोनों पर, और आप दोनों से ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ आपके मम्मी पापा के लिए कि उन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी, क्योंकि डिबाई को सोचा जाता है इतना इंटीरियर में है, यहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन यदि आपके पास विजन है तो यहाँ बहुत कुछ है और आप कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे तभी आगे बढ़ पाते हैं जब माँ बाप या भाई बहन का साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें भाई वहीं से तो उनकी जमीन है। जैसा आपने बोला हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो ये मैं भी मानती हूँ कि अगर मेरे फादर या मेरे ब्रदर रणवीर वो हम लोग को इतना सपोर्ट नहीं करते तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते। वही चीज है। और जैसे मोटिवेशन हम लोग को मिलेगा कि वो आगे में बढ़ने की इच्छा हो। हाँ, ये तो है। मैं तो अपनी सारी बेटियों, डिबाई की बेटियों को इनफेक्ट कोई भी बच्ची या फिर कुछ अलग करती है और तो मैं उसके लिए खुद उसके पास तक जाती हूँ। मुझे क्योंकि मुझे ये मतलब बहुत इससे सुकून मिलता है, मुझे ये सुख भी मिलता है कि हाँ सिर्फ ऐसे कह देना कि जी हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हम उस दिशा में एक सकारात्मक रूप से खुद को भी वहां पर पहुंचाए रखें। तो यही हमारी कहना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं उसकी सफलता यही होगी कि हमारा हर बच्चा, मेरे डिबाई की हर बेटी कम से कम अपने आप में आत्मविश्वासी महसूस करे। सब नेता नहीं बन जाएंगे, सब एंकर नहीं बन जाएंगे, सब, लेकिन आत्मविश्वासी तो बन सकती है ना हर बेटी। बस तो यही मैं चाहती हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फार्मर्स बिल ये आंदोलन मतलब इतना मोदी सरकार प्रोवाइड कर रही है तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम सिर्फ जो है ये एक प्रायोजित प्रॉब्लम है, ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक मकसद है और स्टेट्स का और राज्यों का, खासकर पंजाब का। तो इसीलिए इसमें जो एक जमीनी किसान है वो नहीं है। हमारे डिबेट में कोई किसान पूछो ना कहीं आंदोलन में है क्या, कहीं भी नहीं।
उनको कुछ मतलब भी नहीं है, वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हमको तो कोई शिकायत ही नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं किसानों के लिए। तो ये सिर्फ प्रायोजित है और ये सरकार को मतलब एक जबरदस्ती का पैनिक है, लेकिन हमारी सरकार फिर भी नहीं रुक रही। कल ही हमने 18,000 करोड़ का हर किसान के जो 9 करोड़ किसान हैं उनके खातों में 2-2 हजार रुपए जो दिए हैं, उसमें हो सकता है बहुत से सम्मानित किसान उस धरने में बैठे होंगे, हो सकता है, लेकिन हमारे मोदी जी तो ये नहीं देख रहे ना कि वो धरने में बैठा है तो उसको पैसा नहीं जाए, उसका अकाउंट है, वो किसान है, किसान सम्मान निधि का पात्र है, तो उसके भी अकाउंट में जाएगी। तो ये सिर्फ प्रायोजित है और ये अपने आप, ये देखना अपने आप ही, ये जो शाहीन बाग जैसे हुआ था ना हाल, इसका भी वही होने वाला है और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और कोई किसान परेशान नहीं। किसान जो ये किसान ही नहीं है जो धरने पर बैठे हैं, मैं ही कहती हूँ, वो सिर्फ किसान नेता है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने अच्छे से कैसे संभाल लेती है, क्या मतलब क्या क्या दिक्कत आती है? देखिए, जब आपको अपना काम करना है तो कोई भी अड़चन है उससे तो आपको लड़ना ही पड़ेगा और उसका निवारण करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अपने मामले में ये कहना चाहूंगी कि मैं इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय देती हूँ मेरी मम्मी को देती हूँ। और वो माँ जिसे कहते हैं ना, तो वो आज तक मुझे उसी तरह से पाल रही हैं जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पैदा करने के बाद पाला था। क्योंकि मेरी माँ है जो मैं यहाँ इतना मतलब स्वतंत्र दिमाग से काम कर पा रही हूँ, उसमें मेरी माँ का सबसे बड़ा रोल है। और वो जबकि वो 70+ है, ऐसे नहीं है, लेकिन वो मेरी बेटी को भी केयर करना, मेरे हस्बैंड की केयर करना, तो इसमें मैं सबसे ज्यादा मतलब व्यक्तिगत रूप से, वैसे तो हर महिला को उसका देखिए एक सपोर्ट सिस्टम पूरा मिलता है तभी वो आगे बढ़ पाती है, और उसमें मिलता है पति का, बच्चों का और माता पिता का, तभी वो आगे बढ़ पाती है कोई भी लेडी। क्योंकि हम लोग इस तरह से बने हुए हैं, या कहना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक संरचना ऐसी है कि हमें अपने महिलाओं को खासकर यदि पति सपोर्ट नहीं करेगा या और आपस में उनमें डिफरेंसेस पैदा हो तो वो आगे नहीं बढ़ने में उसको बहुत हिंड्रेंस आएगी। लेकिन मेरे केस में मैं सबसे ज्यादा जो मैं यहाँ पर प्रोफेशनली और अपने परिवार को जो देख पा रही हूँ और एक उसमें संतुलन बना पा रही हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा जो कहना चाहिए रोल है मेरी माँ का है। और मेरी छोटी सी बेटी है 11 साल की, वो भी मेरे साथ बहुत संतुलन बिठाती है और बहुत सामंजस्य बनाती है, क्योंकि वो समझ गई कि हाँ मेरी मम्मा तो ऐसे भागती रहती है, उनको घर भी बट वो मेरे को बहुत कोऑपरेट करती है कि नहीं ठीक है। मगर ये है कि मुझे उसके लिए उसी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा जो भागदौड़ करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा उसी के लिए करनी पड़ती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके बचपन को भी मैं संभाले रखूं और उसका बचपन मेरी वजह से ऐसा ना हो कि वो मतलब वो जो बचपन में माँ का दुलार और ये सब उसको ना मिल पाए, इसलिए मुझे भागदौड़ करके मैं एक संतुलन बिठा रही हूँ। तो ये तो पूरा परिवार का सहयोग और आप सबका भी तो सहयोग है। आप सब लोग मेरे को इतना कोऑपरेट करते हैं, पूरा डिबाई विधानसभा मेरे को कोऑपरेट करता है। और मैं कहूँ तो मैं यहाँ नहीं हूँ तो पीपी सिंह भाई साहब मेरे बड़े भाई जो मेरे प्रतिनिधि हैं, पूरा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से मेरे पूरे कार्य को देखते हैं। और आप सब लोग मेरे ना होने पर भी मंजू जी बैठे मेरी ब्लॉक प्रमुख हैं और भाभी जी, आप लोग मेरे ना होने पर जब मेरी सकारात्मक चर्चा करते हैं तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए कोऑपरेशन है, दोनों प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को संतुलित करने में। तो मैं डिबाई क्षेत्र की जो मेरी सम्मानित जनता है वो मेरे लिए अच्छा सोच रही है और मेरा जो कार्य है उसको महसूस कर रही है, ये भी बहुत बड़ा मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की राजनीति और माहौल को ध्यान में रखते हुए युवा नेताओं को या उनको जो लीडर बनना चाहते हैं, राजनीति पहली मर्तबा ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या एडवाइस देंगे आप? मैं बस यही एडवाइस दूंगी कि जिनको राजनीति ज्वाइन करनी है, सबसे पहले तो वो उनका एक जो उद्देश्य है उसको बहुत दृढ़ता के साथ करें। राजनीति कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, उसको बहुत एक सकारात्मक रूप से एक दृढ़ विश्वास के साथ उसमें काम करें, समय दें। संगठन जिस भी संगठन में जुड़े,
ये नहीं कह रही भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी में जुड़े तो उस संगठन की जो गरिमाएं हैं, जो उस संगठन का संविधान है, जो उस संगठन की संरचना है, उसके साथ जुड़कर और उसमें मतलब अपने आप को आत्मसात कर जब आप काम करेंगे कहीं भी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। यदि किसी को अब या तो भाई बहुत बड़ी विरासत वाला राजनीतिज्ञ है तो मैं नहीं कहती कि भाई बहुत पीछे से बड़ा विरासत में उसके दादा परदादा पिताजी माताजी और फिर तो कोई नहीं, उसको तो एक स्थान मिल जाता है। लेकिन एक मैं आम आदमी साधारण इंसान के लिए बात कर रही हूँ, जैसे मैं खुद भी हूँ, कि यदि उसको राजनीति में आना है तो उसे आने के लिए अपना एक समय एक समर्पण के साथ देना पड़ेगा। और बहुत जल्दी यदि वो विचलित होने वाला है व्यक्ति जो हमारा युवा है, क्योंकि युवा उसमें ऊर्जा बहुत होती है और लेकिन उसमें एक विजन की कमी होती है। यदि उस ऊर्जावान युवा में एक अच्छा विजन है, एक अच्छी समझ है और एक ठहर कर काम करने की क्षमता है तो वो जरूर आगे बढ़ेगा और इन 2-3 चीजों का ध्यान रखेगा कि वो उसको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं में थोड़ा संयम की कमी उस उम्र की वजह से होती है। वो उम्र कब तक आ जाए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यदि आज हम एक संयम हमें है तो ये जब हम युवा थे तो हमें भी नहीं था ये संयम, तो लेकिन क्योंकि हम समझते हुए आगे बढ़े तो हम अपने अनुभव से भी बताएं तो उसे अपना युवा को अपने आप को दृढ़ निश्चय संयमी और अपने आप को उसको एक विजन जो उद्देश्य है यदि वो उसके निश्चित है तो मैं कहती हूँ कि वो संगठन के साथ उसकी गरिमाओं में उसकी संरचनाओं में उसके जो भी उसकी परिधि है उसमें काम करेगा तो जरूर सफल होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। As a woman and as a mother of a girl child, विमेन सेफ्टी के लिए आपकी सरकार ने पिछली सरकार से कितना बेहतर काम किया है? क्योंकि आंकड़े देखे जाएं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड बाय 16% इन इंडिया। तो नहीं, ये आपने आंकड़ों की जो बात करी है ये मैं सच बताऊं तो मैं इससे अनभिज्ञ हूँ इन आंकड़ों से। लेकिन यदि वीमेन सेफ्टी की बात की जाए तो इतना जरूर कह सकती हूँ मैं कि आज जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए सरकारें, ऐसा नहीं है कोई भी सरकार, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप खुद बेटियां हो, मैं भी एक महिला हूँ, एक बच्ची की माँ भी हूँ, लेकिन मैं यदि खुद कहूँ तो बेटियों किसी भी सरकार कभी कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारे भारत की कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी भी बेटी के साथ कोई अन्याय हो, कोई क्राइम, क्योंकि जो भी नुमाइंदे हैं किसी भी सरकार वो सब उनकी भी बहन बेटियां माताएं सब है ना। तो अब कोई हमारे तो भारतवर्ष की कहना चाहिए पृष्ठभूमि में है कि महिला जो है सम्माननीय है, इवन माँ का दर्जा मतलब देवी का दर्जा देती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्राइम की बढ़ने की जो आप बात कर रहे हो उसके कुछ कारण ऐसे हैं जैसे आजकल के जो मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि जो चीजें मैं देख पा रही हूँ मैं उन्हीं के आधार पर बात करूंगी। यदि मैं देखती हूँ जो बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है या थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें जो ये सोशल मीडिया है इसका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सोशल मीडिया और बच्चियों के जो ख्वाब है बहुत चेंज हुई है मेंटलिटी और उनके, लेकिन बावजूद इसके हमारे यहाँ जो एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई, हम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में सबसे पहला जो काम किया हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो यही किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई थी, जिससे कि इस तरह की जो भी घटनाएं घटती हैं या जो इस तरह के लड़के मतलब वारदातों को अंजाम देते हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने एक अलग ही एक पुलिस का एक विंग जो इसी काम को देखता था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाया था। फिर भी अफसोस है यदि ऐसा आप बता रहे हो कि इंक्रीज हुआ है, तो मैं इसका मैं एक कारण ये मानती हूँ कि पॉपुलेशन भी तेजी से इंक्रीज हो रही है, तो दैट रेशियो विल इंक्रीज इन दैट है ना मैनर टू मी। बट किसी भी सरकार की, मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं किसी भी सरकार की बात ये जरूर कहूंगी कि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके काल में, उस सरकार के काल में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, है ना। तो इसीलिए और मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटियां इतनी सक्षम हो कि वो 2-4 को मार लें जब उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश की जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चाहते हैं कि रिवाइटी चंद्रा जानी आपने अपने कार्यकाल में नागरिक में क्या क्या किया है और कौन कौन सी नई योजनाएं आप लाना चाहते हैं? मैंने अपने कार्यकाल में किया तो बहुत कुछ है, मगर जो मेन काम है मैं आपको बताती हूँ जिन कामों से डिवाइड में बहुत बड़े सकारात्मक चेंज आए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा गाँव था, एक बक्सरा साइड 16 गाँव है मेरा, मतलब इस एंड पे पड़ता है। तो उसमें एक ऐसी जगह थी जिससे कि 25-30 गाँव की बेटियों की बारात बस से नहीं आ पाती थी। तो वहाँ पर इसमें पीपी सिंह जैसा जो मेरे प्रतिनिधि है उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि और वहाँ की जनता के बाद इस इशू को भाई सभी जानते थे। तो हमने इसको बहुत, मतलब मेरे पहले वर्ष जो मेरा कार्यकालिका पर 1 साल हुआ था, तभी हमने इस कार्य को पूरा कराकर कम से कम 25-30 गांव की जो बेटियों की शादी में बस नहीं आ पा रही थी, उसके लिए हमने ब्रिज पुल एक वहाँ पे बनवाया। तो अब वहाँ का क्षेत्र बहुत खुश होता है इस बात से कि जो कार्य 50 साल से नहीं हुआ था वो आपने कराया विधायक जी, बहुत खुश है। इस तरह का एक बहुत बड़ा हमारा मेरा भी जो आने वाले समय का कार्य है, जो भी प्रोसेस में है, एक रामघाट मेरे यहाँ स्थान पड़ता है, वहाँ पे एक हजारा नहर है, उस पे पुल है जो काफी पुराना हो चुका है और काफी क्षतिग्रस्त है। उस पुल के नवीनीकरण के लिए, मतलब नया पुल बनवाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और उसकी जो फाइल है मतलब नियर टू कंप्लीट है और जल्दी उसका बजट सैंक्शन होना चाहिए और मैं उसको इस 2021 में जहाँ तक है मैं उस पुल का निर्माण कार्य करा लूंगी। और तीसरा है मेरा 100 बेड हॉस्पिटल जो मैं अपना तहसील के पास है, ये भी मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं ये सुचारू रूप से नहीं चल रहा है क्योंकि ये अभी तक हमारे इसका जो प्रॉपर एक लोकार्पण होता है वो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी रेजिडेंशियल एरिया नहीं बने हैं। तो अभी प्रॉपर इसका सुचारू रूप से संचालन नहीं होने की वजह से मेरे डिवाइड की जनता को अधिकतर जब स्वास्थ्य की जो समस्याएं आती हैं तो उनमें उससे बहुत परेशानी होती है और ये मेरे लिए बहुत इससे पीड़ा भी होती है कि मैं, क्योंकि ये एक चीजें ऐसी हैं जिनको मैं एक दिन में नहीं खड़ा कर सकती। ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, एक तंत्र है, इसकी वजह से मैं इसके लिए बहुत विशेष रूप से प्रयास कर रही हूँ कि ये जितना जल्दी हो 100 बेड हॉस्पिटल सुचारू रूप से चले और मेरे डिवाइड की जनता को अच्छे से वहाँ पर चिकित्सा की जो सुविधा है वो मिले। और बहुत से देखिए, वैसे तो डिवाइड में आप खुद देखोगे रोड्स का काम बहुत हुआ है और सबसे ज्यादा जो एक मैंने यहाँ पर जो विशेष कार्य मैं कहूँगी अपनी तरफ से मैंने किया है वो मैंने किया है कि हम डिवाइड की जनता को आज तक यही नहीं समझ आता था कि वो भी सम्माननीय है। मैंने उनको ये बताया है कि आप सम्माननीय हैं, आपका बहुत बड़ा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि डिवाइड बहुत सीधा साधा और यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं और मतलब वो उतना समझ नहीं पाते। और यहाँ हाँ बहुत मतलब एक राजनीतिक समझ या शोषण होता रहा, तो वो मैंने कोशिश की है कि सब में एक सौहार्द रहे और राजनीति की वजह से लोगों में टकराव ना हो। ये मैंने एक प्रयास किया है अपने स्तर पर। और मेरी तरफ से आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आप जनता आपसे बात करने में कभी घबराती नहीं है। यही मैंने बोला ना, मैं उन्हें चाहती हूँ कि वो ये महसूस करें। अभी तक वो सोचते हैं वो विधायक और डर जाते हैं। नहीं, मैं ये कहती नहीं, विधायक आपके लिए तो है, आपकी सेवा के लिए, आपके लिए सेवा के लिए आपने जो वोट अपना बहुमूल्य वोट जो दिया है वो आपने इसलिए दिया है कि आप अपनी बात विधायक को कभी भी किसी तरह की समस्या नहीं बता पाते। 24/7 आप अवेलेबल हैं। हाँ, कोशिश है। Thank you so much, ma'am, for giving your valuable time for our viewers. It means a lot. Thanks to you, both of you, Yeshi and Priyansha, and तुम्हारा दोनों का जो भविष्य है बहुत उज्जवल हो और मैं एक बड़े चैनल पर तुम दोनों को देखूं, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू। जिस बेबाकी से और जिस सच्चाई से आपने जवाब दिए बहुत अच्छा लगा। हम आशा करते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और डिवाइड का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. थैंक यू।